नमस्कार साथियों, करियर फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रेलवे वैकेंसी जो आई हुई है एनटीपीसी के माध्यम से +2 लेवल और ग्रेजुएट लेवल, और ये वैकेंसी बहुत सारे साथी बहुत लोग भरे होंगे। तो एनटीपीसी से संबंधित जनरल स्टडी के अंतर्गत, जनरल स्टडी जनरल नॉलेज के अंतर्गत वह कौन कौन से पोर्शन है, वह कौन कौन से टॉपिक हैं जिसे पढ़ने से अधिक नंबर आप ला सकते हैं, या फिर कहें अधिक नंबर के क्वेश्चन किस क्षेत्र से आते हैं, उसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, लिंक को शेयर करके और भी साथियों तक पहुंचा दीजिए जो हमारे साथी रेलवे में सपना संजोए हैं, रेलवे के माध्यम से अपना मंजिल अचीव करना चाहते हैं, रेलवे एनटीपीसी के माध्यम से, उन सभी तक आप लोग पहुंचाने का कोशिश कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं, और एक बार कंफर्म तरीके से आप लोग बता दीजिएगा कि आवाज आप सभी तक एकदम स्पष्ट तरीके से आ रही है। प्यारे साथियों, तैयारी के जर्नी में, इस जर्नी में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कोई चीज होता है वो होता है सिलेबस। जैसे आपको कहीं जाना है तो आपको रास्ते पता होना चाहिए, और यदि रास्ते पता है तो आप आसानी से उस रास्ते में चल करके आपको जहां जाना है वहां तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो सिलेबस होता है, वो सिलेबस हमें ये जानकारी देती है कि जिस चीज को लेकर के आप फोकस्ड है, जो आपको तैयारी करना है, उसके लिए आखिर पढ़ना क्या है। और इसीलिए आप जब बड़े एग्जामों की तैयारी करते हैं, जैसे आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस लेवल की एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें शिक्षक लोग आपको विशेष तौर पर सिलेबस की ही बात करते हैं और बोलते हैं सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, सिलेबस आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसमें जो भी बातें लिखी गई है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। आखिर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस जो है इस तैयारी की जर्नी में सबसे ज्यादा है। जिस प्रकार से हम लोग संविधान पढ़ते हैं, और संविधान जब पढ़ते हैं तो कहते हैं प्रस्तावना को जानो, क्योंकि प्रस्तावना ही संविधान का ऐसा दस्तावेज है, या फिर कहें ऐसा उसमें वाक्य लिखे गए हैं, शब्द लिखे गए हैं, जिसके माध्यम से हम पूरा संविधान को समझ पाते हैं। उसी प्रकार से इस पूरी जर्नी, जो हमारा एनटीपीसी का जो जर्नी है, रेलवे का जो जर्नी है, उसे हमको समझना है तो उसके सिलेबस को समझना होगा, तब जाकर के हम फाइनल एक बार में चाहते हैं सिलेक्शन लेना तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। आइए आगाज करते हैं। मैं प्रयास करूंगा जो भी सिलेबस से संबंधित उसमें कुछ अंदरूनी बातें होंगे उसे भी आपके सामने उजागर करते हुए इस सिलेबस के तमाम बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे, है ना। वैसे तो आप जानते हैं जनरल स्टडी हो, जीके हो, ये ऐसा सेक्शन है, ऐसा पोर्शन है जिसका एडवांटेज हर जगह पे है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए रेलवे के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, और उससे पहले एनटीपीसी की सिलेबस की बात करने से पहले हमारी टीम, करियर फाउंडेशन टीम, आप सभी के निरंतर बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। हम लोग बहुत दिनों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एनटीपीसी रेलवे के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। तो आप सभी को, जिनको भी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जुड़ करके हमारे साथ तैयारी करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपको क्वेरीज होंगे वो आप फोन कर सकते हैं। ये नंबर जो आपको दिख रहा है, इस नंबर में आप लोग कॉल कर लीजिएगा, और इसके माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी कि एनटीपीसी से संबंधित कोर्सेज का क्या फी है, क्या टाइमिंग है, सभी चीज। इसके अलावे सरकार झारखंड में भी आप जान ही रहे हैं, बहुत दिन तक राजनीतिक महोत्सव चला, राजनीतिक पर्व का आप लोग आनंद लिए, और फिर से आप सभी के आशीर्वाद से फिर से सरकार बनी। तो जल्द ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 14 जेपीएससी भी आपका आने वाला है, बहुत जल्द जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति होगी, और आपका 14 जेपीएससी फॉर्म भी आ जाएगा। तो आप लोग, और ये सिलेबस आप इसका देखेंगे जब जेपीएससी का सिलेबस, तो इतना बड़ा है कि आप कभी भी
यदि आप सपना रखते हैं कि हमको जेपीएससी करना है, तो आप एक पल के लिए भी आप कह सकते हैं इसे दूरी बना के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जर्नी है जेपीएससी। इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि प्रिपरेशन करने में काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी टाइम लगता है, तब जाकर के पूरा सिलेबस कवर होता है। तो ऐसे में जिनका सपना है कि हमको जेपीएससी के माध्यम से बीडीओ, सीओ, डीएसपी बनना है, वो जुड़ सकते हैं, या फिर जिनको लगता है कि खुद से कर सकते हैं वो खुद से भी कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए भी हमारे यहाँ पर कोर्सेज शुरू की गई है। इसके अलावा करियर फाउंडेशन जो आप सभी के लिए अनेक प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर चल रहे हैं। जेपीएससी के अलावा जेट भी चल रहा है, बीपीएससी का भी प्रिपरेशन चल रहा है, सीडीपीओ, यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, जेएसएससी, सीजीएल। उम्मीद है कि जो आप सभी का डिमांड था सीजीएल रद्द हो, फिर से इसका बहाली हो, उस दिशा में सरकार बढ़ाएगी अपना कदम। झारखंड जीके का स्पेशल कोर्स चल रहा है, पीआरटी ऑल जेएसएससी एग्जाम, लैंग्वेज पेपर, लेडी सुपरवाइजर, पुलिस का, झारखंड पुलिस का बम्पर बहाली आने वाला है, कुछ दिन में आपको दिखेगा। सहायक आचार्य की भी आपका प्रिपरेशन चल रही है। तो ये सारे कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज, जनरल साइंस, मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, एसएससी, रेलवे, इन सभी कोर्सेज की तैयारी यहां पर चल रही है ना। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपना सिलेबस पर, है ना। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को ये चीज तो बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा वो 2 फेज में होगा, यानी 2 बार आपको एग्जाम देने होंगे, दोनों का टाइमिंग अलग अलग होगा। तो आने की सबसे पहले सीबीटी 1, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम देना है। जाएंगे, कंप्यूटर वहां पर रखे होंगे और आप लोग वहां पर कंप्यूटर में, जो आप जानते हैं ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है, कंप्यूटर का यूज करके वहां पर आपको टिक लगाना होता है। तो प्यारे साथियों, यदि हम बात करें एनटीपीसी में, ध्यान से आप लोग देखें तो यहां पर मैथमेटिक्स कुल मिलाकर के जो सीबीटी 1 जो एग्जाम होगा उसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और टोटल मार्क्स भी कितने होंगे 100। मतलब एक क्वेश्चन का मार्क्स जो मिलेगा 1 नंबर मिलेगा। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 30 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रेलवे एक ऐसा वैकेंसी है जो पूरे देश के अभ्यर्थी लोग इसमें भरते हैं। माना जाए लगभग 80 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। तो ऐसे में इसे आपको बहुत बेहतर तरीके से कवर करना होगा। सारे टॉपिक इसके अंतर्गत जो भी शामिल हैं उसे अच्छे से कवर करना होगा। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का 30 क्वेश्चन आता है और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। तो रीजनिंग भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी तवज्जो के साथ इसको पढ़ना होगा। इसके अलावा देखिए जीके जीएस 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सीबीटी 1 में। 40 क्वेश्चन जीके जीएस और आपका नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो भी आपका 40 होंगे। टोटल यदि जैसे कि बात की है 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है, वह यह है कि निगेटिव मार्किंग भी इसमें की गई है। यदि आप पढ़ करके नहीं जाएंगे तो वहां पर तुक्काबाजी से काम चलने वाला नहीं है। निगेटिव मार्किंग में 1/3 का मतलब है कि 3 क्वेश्चन के गलती करने से 1 नंबर जो आपका आया हुआ होगा वो भी कट जाएगा। तो ऐसे में आपको पूरी कॉन्फिडेंट के साथ वहां पर एग्जामिनेशन में जाना होगा और पूरी कॉन्फिडेंट के साथ क्वेश्चन का उत्तर देना होगा, है ना। तब जाकर के आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। टाइम यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण है, 90 मिनट्स, यानी कि आप कह सकते हैं 1.5 घंटा, है ना। 1.5 घंटा टाइम है। 1.5 घंटा टाइम कहने का मतलब हो गया कि टाइम भी आपका यहां पर बहुत अधिक नहीं है। यदि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है, थोड़ा सा टिपिकल कर दिया जाता है, तो ऐसे में आपका टाइम जो है, ये वाला पोर्शन जो है, मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन जो है वो अधिक लेगा। ऐसे में आपको इस क्षेत्र में मैथ और रीजनिंग में आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आइए अब बात करते हैं सीबीटी 1 कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा। इसमें जिसका चयन हो जाएगा वो सीबीटी 2 एग्जाम देने के लिए वो क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, आइए अब बात करते हैं सीबीटी 2 का। ये रहा सीबीटी 2, यानी एक तरह से कह सकते हैं एक और परीक्षा, मुख्य परीक्षा।
यहां पर भी वही सेक्शन है, सारे सेक्शन समान है, मतलब जो पढ़ना है CBT 1 में वही CBT 2 में ही पढ़ना है। खाली यहां पर क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन जो है देखे यहां पर, और जीएस में 10 क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। मैथमेटिक्स में वहां पर 30 था, यहां पर 35 कर दिया गया है। और यहां पर थोड़ा सा नंबर ऑफ यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। यहां पर ध्यान रखना है कि नंबर जो है प्रत्येक एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, तो यानी कि यहां पर 35 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 35, तो 35 हो जाएगा, यहां पर भी 35 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से CBT 2 जो होगा वो 120 क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, और 120 क्वेश्चन जो होगा 120 मार्क्स का होगा, और एकदम सेम पैटर्न पर होगा, जो पिछला जो आपको CBT 1 बताए उसी पैटर्न पर होगा। थोड़ा सा यहां पर हो सकता है क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा। बाकी वही कंडीशन यहां पर भी रखा है कि निगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगा, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि गलत करेंगे तो 1 नंबर जो आप ऑब्टेन करेंगे उसे भी काट लिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात फिर से आ जाती है वो है टाइम की, क्योंकि टाइम जो है यहां पर मैथ रीजनिंग क्वेश्चन बढ़ने से टाइम टेकिंग जो है वो अधिक हो सकता है। यदि आप प्रैक्टिस कम किए होंगे तो टाइम टेकिंग वहां पर आपको कह सकते हैं आपको टाइम ज्यादा लगेगा, और आप जितना क्वेश्चन करके आने वाले थे एग्जाम में कर सकते थे उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो पोर्शन है मैथ और रीजनिंग का, इसको एकदम बहुत प्रैक्टिस करना है यदि आप चाहते हैं एक बार में सिलेक्शन लेना। और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि निरंतर आपको टेस्ट करवाया जाए, चाहे ऑफलाइन जुड़ते हैं चाहे ऑनलाइन जुड़ते हैं, टेस्ट करवाया जाए और बार बार आपको इस क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश की जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं, प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं हमें जनरल स्टडी। अब जनरल स्टडी के संदर्भ में आप लोग क्या देखें, जनरल स्टडी में आप लोग ये देखें कि आपका 40 क्वेश्चन जो है वो आपका CBT 1 में है ना, और आपका 50 क्वेश्चन जो है CBT 2 में। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर का कितना हो गया 90 प्रश्न। ये 90 प्रश्न से संबंधित आपको हम अभी बताने वाले। 90 प्रश्न में भी आपको यदि ध्यान देना है तो 90 प्रश्न में मान के चलिए 14 से है ना, या फिर 10 से 15 प्रश्न, 10 से 15 प्रश्न जो है आपका रहेगा साइंस से, विज्ञान से, है ना, जनरल साइंस से। 10 से 15 प्रश्न जो होगा वो होगा विज्ञान से। तो विज्ञान को छोड़ करके बाकी चीज जो पढ़ना है, आने की कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो यहां पर जो है साथियों 75 है ना, 75 से 80 क्वेश्चन जो आपका आएगा उसे हम कवर करने वाले हैं। उसके लिए आपको क्या पढ़ना है और उसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। और जनरल स्टडी मैं बहुत दिन से यहां पढ़ा रहा हूं करियर फाउंडेशन में, आप लोग जानते हैं, जो भी साथी जुड़े हैं उनसे आप सलाह ले सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूं करियर फाउंडेशन में जनरल स्टडी, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है स्टैटिक जीके, है ना। स्टैटिक जीके के अंतर्गत आपके लिए कौन सा पोर्शन महत्वपूर्ण है जो आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसे एकदम आसानी से हम पढ़ाएंगे आपको। लोक नृत्य, है ना, हमारे देश में अलग अलग प्रकार के डांसेस हैं, और क्लासिकल डांसेस को यहाँ पर विशेष रूप से हम लोगों को पढ़ना है। क्लासिकल डांसेस के अंतर्गत मुख्य रूप से जो नृत्यकार होते हैं, जो नृत्य करने वाले जो नृत्यकार होते हैं, या फिर कहें नृत्यांगना जो होती है, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। आप लोक नृत्य में आप लोग सुने होंगे भरतनाट्यम सुने होंगे, कुचिपुड़ी नाम सुने होंगे, कथकली नाम सुने होंगे, सत्रिया नाम सुने होंगे, है ना। उत्तर भारत में जो है कथक, तो बहुत सारी लोक नृत्य है, उसके डिटेल में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर आता है खेल कूद, है ना। खेल कूद का क्वेश्चन कुछ ट्रेडिशनल 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, या फिर ज्यादातर चांस बनता है कि यहाँ करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, है ना। तो खेल कूद जो है भले स्टैटिक जीके के अंतर्गत है, लेकिन यहाँ करंट अफेयर की तवज्जो होगी, करंट अफेयर जोड़ करके इसको पढ़ना है। फिर है किताब और लेखक। किताब और लेखक तो आप जानते हैं हमारे प्राचीन काल से कई किताबें लिखी गई है। किताबें में आप पढ़ते हैं प्राचीन काल में कई किताबें लिखी गई है, मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ते हैं उसमें कई लेखकों ने किताब लिखा है। फिर वर्तमान में करंट में भी बहुत सारे लोगों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, लेखकों के द्वारा, अनेक प्रकार के जो हमारे यहाँ पर अधिकारी हैं उनके द्वारा
किताबें लिखी जाती रहती है, तो यहाँ पर उनको भी पढ़ना है। यानी कि किताब और लेखक प्राचीन भारत के, मध्यकालीन भारत के साथ साथ आधुनिक भारत और करंट अफेयर में जो किताबें चर्चे हैं वो सारे आपको यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन सारे महत्वपूर्ण है, कुछ महत्वपूर्ण किताबें होती है जो बार बार रिपीट होती है और उसी को हम लोगों को यहाँ जानना है। प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर जानना है, जो हमारे देश के लिए बेहतर योगदान देने वाले जो व्यक्ति रहे हैं उन सभी व्यक्तियों को यहाँ पर पढ़ना है। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उससे समझ में आएगा कि कौन कौन से व्यक्तियों के पढ़ने से हमारा क्वेश्चन अधिक से अधिक पकड़ा जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण दिवस देखिए, इंपॉर्टेंट डे जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं नए नए दिवस का सृजन हो रहा है। तो नए नए दिवस के साथ साथ उसका जो थीम है ना, कुछ महत्वपूर्ण दिवस की थीम आपको बहुत जरूरी से पढ़ना होता है। जैसे पर्यावरण दिवस हो गया है ना, जैसे ओजोन दिवस हो गया, इन सब दिवस की क्या थीम, अलग अलग साल अलग अलग थीम जारी होती है, तो उन थीमों को यहाँ पर समझना है। इसके अलावा राज्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है ना, हमारे अलग, अब देखिए भारत में अभी 28 राज्य और 28 राज्यों की क्या क्या उसके अंदर विशेषता है, कौन से वहां पर वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से वहां पर राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, है ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण संगठन। महत्वपूर्ण संगठनों में विशेषता हम लोग बात करेंगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ साथ राष्ट्रीय संगठन भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन कुछ एक संगठन है जो महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्तर का, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है आपका महत्वपूर्ण मेला एवं महोत्सव। महत्वपूर्ण मेला एवं महोत्सव यानी कि हमारा देश जो है प्यारा भारत, ये अद्भुत देश है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार की लोग रहते हैं, अनेक प्रकार के धर्म जाति के लोग रहने के कारण अनेक प्रकार के पर्व त्योहार उत्सव महोत्सव मनाए जाते रहते हैं। अनेक प्रकार का मेला का भी आयोजन होते रहता है। पुष्कर मेला नाम सुने होंगे आप लोग, मेदराम जात्रा मेला सुने होंगे आप लोग। इस प्रकार से महोत्सव, अनेक प्रकार से महोत्सव मनाए जाते हैं, है ना। पोंगल आप लोग नाम सुने होंगे, बिहू नाम सुने होंगे आप लोग। इसी प्रकार से उत्तर भारत में अनेक गुड़ी पड़वा नाम आप लोग सुने होंगे। तो कई प्रकार के महोत्सव जो है हमारे देश में सेलिब्रेट होते रहता है, तो ये महोत्सव जो है जानना है आपको। फिर है पुरस्कार, है ना। पुरस्कार में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है पुरस्कारों की, और करंट में किसे दिया गया है पुरस्कार, ये दोनों जोड़ करके पढ़ना होगा, है ना, कि कौन सा पुरस्कार की स्थापना कब हुई और सबसे पहले कौन प्राप्त किए और करंट में कौन प्राप्त किए, ये हम लोगों को जानना है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। फिर है महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र। महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जैसे अनेक बांसुरी, तबला, है ना, शहनाई वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक जैसे कई महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं, भारत के योगदान, भारत में वाद्य यंत्र के संबंध में योगदान दिए हैं, उन सभी हस्तियों के नाम यहाँ पर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण योजनाएं, अब ये तो आपको जानना ही जाना है, एक नागरिक होने के भी नाते आपको ये चीजें जाननी है, और एक आपका परीक्षार्थी होने के नाते भी आपको जानना है। महत्वपूर्ण योजनाओं में आप जानते हैं जब से केंद्र में मोदी सरकार आई, योजनाओं की भरमार हो गई है। तो जनधन योजना से लेकर के वर्तमान में जितने भी योजनाएं चली, उसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो महिलाओं से संबंधित है, युवाओं से संबंधित है, किसानों से संबंधित है, उन योजनाओं की तवज्जो ज्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत एवं विश्व में प्रथम, मतलब कोई व्यक्ति है या फिर कोई काम है जो भारत में पहली बार हो रहा है या फिर विश्व में पहली बार हुआ था। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, चंद्रमा में जाने वाले पहले व्यक्ति, इस टाइप के जो क्वेश्चन है उस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि ये अब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है। लेटेस्ट यदि कोई भारत में पहली बार कोई घटना घटित हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हो गया स्टैटिक जीके के अंतर्गत, इतने हम लोग पोर्शन कवर करने वाले हैं। आप हमारे साथ पढ़ेंगे, इतने पोर्शन को अच्छे से हम जो है आपको कवर करवाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और आगे बात करते हैं हम लोग। यहां पर नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है आपका इतिहास, है ना। राधे राधे। इतिहास में बात करते हैं और इतिहास का डिवीजन जो है 3 भाग में किया गया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, है ना। सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो है आधुनिक भारत, क्योंकि आधुनिक भारत का इतिहास कहें
लेटेस्ट है, और साथ ही साथ आधुनिक भारत जो है, प्राचीन इतिहास जब भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें भारत की दुर्दशा उतनी ज़्यादा खराब नहीं होती है। मध्यकालीन भी, मध्यकालीन से शुरुआत हो जाता है भारत की स्थिति में बिगड़ना, और फिर जाकर के आधुनिक भारत आते आते आधुनिक भारत में जब अंग्रेज प्रवेश करेंगे तो भारत की स्थिति काफ़ी खराब होने लगेगी। तो आधुनिक भारत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक भारत सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते हैं हम लोग कि हमारी स्थिति खराब होगी, बल्कि आधुनिक भारत हमें ओरिजिनली रूप से भारत में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कौन से अधिकार होंगे, कौन से कर्तव्य होंगे, ये सारी चीज बताता है। आप पढ़ते हैं संविधान का निर्माण का प्रोसेस 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हो जाता है ना। तो प्यारे साथियों, वो सारी चीजें हम लोगों को समझना है। अब देखिए, इतिहास के अंतर्गत जो हम लोगों को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। प्राचीन इतिहास की बात करते हैं। सबसे प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे महत्वपूर्ण है, और ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, बल्कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबको खोल के देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन हर जगह पूछा गया है। फिर आ गया वैदिक पीरियड, वैदिक सभ्यता, है ना। तो वैदिक सभ्यता 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में जो भी घटनाक्रम हुई, जिसके जानकारी हम लोग को वेद से मिलता है। तो वैदिक सभ्यता को अच्छे से कवर करना है। जैन धर्म, है ना, जैन धर्म को कवर करना है, बौद्ध धर्म को कवर करना है। महाजन पद, 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है, आप जानते हैं। तो 16 महाजन पदों के बारे में जानना है, इनकी राजधानी। फिर आपका मौर्य काल के बारे में अच्छे से जानना है, क्योंकि मौर्य वंश जब राज्य कर रहा था भारत में, भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, अखंड भारत हुआ करता था। तो मौर्य काल अच्छे से हम लोगों को समझना है यहाँ पर। फिर गुप्त काल में कल्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा योगदान हुआ, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुप्त काल का जो हमारा कल्चर, इसलिए कल्चर का ये स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल। तो कल्चर के क्षेत्र में गुप्त राजाओं ने किस प्रकार से भारत के क्षेत्र में योगदान दिया है, वो यहाँ पर पढ़ना है। और फिर पढ़ना है हर्षवर्धन काल। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जहां से क्वेश्चन रेलवे में ज्यादा पूछा जाता है ना। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट, जहां दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा, जहां दिक्कत होगा आप लोग पूछिएगा। सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत है ना। क्या कह रहे हैं, एक साथी कह रहे हैं एक न्यूज नहीं भिड़ेगा आपका। देखिए, क्वेश्चन भिड़ेगा कैसे नहीं भिड़ेगा, जो सिलेबस दिया गया है उसको हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे तो क्वेश्चन कहां से पूछेगा। माय डियर, जो ये कह रहे हैं क्वेश्चन नहीं भिड़ेगा, क्वेश्चन कहां से पूछेगा। सिलेबस यदि हम लोग कवर कर लेंगे तो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन भिड़ेंगे, है ना। तो ये निगेटिव दिमाग नहीं लाना है। पढ़ने वाले आप अभ्यर्थी हैं, सारे क्वेश्चन भिड़ेंगे। जब आप क्वेश्चन आप हमारे साथ करिएगा, उसके बाद जब आप क्वेश्चन दीजिएगा, एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा ना भिड़ेगा कि नहीं भिड़ेगा से, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपका अब जो चीजें उन्होंने लिखा है, जो चीजें पढ़ने के लिए बोला है, वो सारी चीजें पढ़ लेंगे तो का मंगल ग्रह से क्वेश्चन लाएगा वो, है ना। ऐसे निगेटिव थॉट नहीं रखने माइंड में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन इतिहास, विदेशियों का आक्रमण, है ना। मध्य एशिया से कई विदेशी आक्रमण भारत में आए, है ना। मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के कई लोग आए, मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, जैसे कई लोग आए। तो उनके साथ जो युद्ध हुआ वो भी जानना है। फिर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो प्रमुख वंश जो दिल्ली में राज्य किए, दिल्ली क्षेत्र में, वो है गुलाम वंश। दिल्ली क्षेत्र का मतलब है पूरा भारत में जिन्होंने राज किया। गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, इनसे संबंधित राजा हो गए। और इनकी खास करके सांस्कृतिक पोर्शन जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोधी वंश, है ना, और इब्राहिम लोधी का फाइनल हरा करके फिर आपका बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाएगी। तो मुगल काल अच्छे से यहाँ पर जानना है। और फिर अच्छा, गुप्त, यहाँ पर गुप्त काल नहीं, मुगल काल, है ना, मुगल काल। और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत से पहले विदेशियों को आक्रमण को जान लेना है, और उसके बाद इन वंशों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम और लोधी वंश और मुगल काल, ठीक है। अब देखिए आते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आधुनिक इतिहास की।
आधुनिक इतिहास में यदि हम लोग बात करें क्या क्या पढ़ना है, तो यूरोपीय शक्तियों का आगमन, है ना। आप जानते हैं अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, है ना। तो इन लोगों ने अपनी कंपनियां कहाँ स्थापित की, फिर इन लोगों ने आपसी झगड़े शुरू हुआ, आप जानते हैं अनेक प्रकार के, है ना। तो ये झगड़े का कारण क्या था और झगड़े का कौन कौन से फिर संधियों के माध्यम से सुलझाया गया, ये तमाम हम लोग इसमें देखेंगे, संक्षेप में देखेंगे, ज्यादा विस्तार में नहीं। फिर है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, है ना। सहायक संधि के माध्यम से, हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, इसे हम लोगों को समझना है। इसके बाद फिर है महत्वपूर्ण जनजातीय विद्रोह, जब ब्रिटिश यहां पर आएंगे और शोषण करेंगे तो फिर जनजातीय विद्रोह जैसे कई विद्रोह होने लगेंगे। 1857 का विद्रोह जो होगा चरम विद्रोह होगा, जिसके माध्यम से अंग्रेजों को पता चलेगा कि अब भारत में राज्य करना है तो भारतीयों को भी साथ होना पड़ेगा और साथ ही साथ फुट डालो राज करो की जो स्थिति है और बढ़ने लगेगी। महत्वपूर्ण आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन में हम लोग बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक। महत्वपूर्ण अधिनियम 1773 से लेकर के भारत शासन अधिनियम 1947 तक बात करेंगे। गांधी युग बड़ी महत्वपूर्ण है ना। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो वहां पर सत्याग्रह के माध्यम से गांधी जी सत्याग्रह का ताकत को समझते हैं और वहां पर अंग्रेजों को अपनी बात मना लेते हैं। भारत में भी कुछ उसी प्रकार की चीजें होती है। तो आज राष्ट्रपिता के तौर पर गांधी जी को हम लोग मानते हैं, वजह यही है कि उन्होंने जो भारत के लिए किया, भारत की आजादी के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, वो सच में अतुलनीय है, उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती है। तो गांधी युग भारत में आएंगे 1914 में, आप जानते हैं गांधी जी आएंगे, तो फिर जाकर के चंपारण सत्याग्रह जैसे कई सत्याग्रह होंगे, तो गांधी युग हम लोग को पढ़ना है। महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेता, है ना, भगत सिंह आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, सभी लोगों के बारे में अच्छे से जानना है। उन्होंने कौन कौन सी सोसाइटी की स्थापना की थी, कौन कौन सा उन्होंने प्रकाशन किया था, ये सारी चीजें। इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1885 में बना, और उसका कौन कौन सा महत्वपूर्ण अधिवेशन है और उस महत्वपूर्ण अधिवेशन का कौन से घटनाक्रम महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें जानना है। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो अभी भी चल रहा है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो आप राजा राम मोहन राय सुनते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सुनते हैं, दयानंद सरस्वती नाम सुने होंगे, इन तमाम नेताओं ने भारत में जो सामाजिक रूढ़िवादिता थी, कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को सुधारने के लिए जो उन्होंने मुहिम चलाया, आंदोलन चलाया, वो चीज आपको यहां पर पढ़ना है। तो ये हो गया आपका आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। अब बात करते हैं आगे, अगला जो पोर्शन है वो है भूगोल का पोर्शन, ठीक है। भूगोल की पोर्शन में यदि हम लोग बात करें, है ना, तो भूगोल एक लंबा टॉपिक है। भूगोल जो है एक लंबा टॉपिक है और यहां पर ध्यान में रखना है, भूगोल से संबंधित बहुत सारी चीजें पढ़नी है। वैसे तो भूगोल एक बड़ा सब्जेक्ट माना जाता है। भारत के पड़ोसी देशों को जानना है और भारत का भौगोलिक विस्तार को समझना है ना। मतलब भारत की जो भौगोलिक सीमा है, भारत कितना एरिया में फैला हुआ है, भारत का सीमा कितना किलोमीटर का है, ये सारे जानना है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, उनके कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगता है, कितना किलोमीटर हमारा सीमा लगता है, ये सारी चीजें। कुछ विवादित क्षेत्र हैं उसको भी जानना है। भारत के महत्वपूर्ण नदियां, है ना, मतलब भारत में जो बहने वाली नदियां हैं उनमें से महत्वपूर्ण नदियों के बारे में, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं, फिर आपका हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, तो इन नदियों के बारे में जानना है। भारत में संसाधन को दो भाग में हम लोगों को जानना है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जैसे वर्तमान में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भारत सरकार काफी ज्यादा प्रयास कर रही है, उसके संदर्भ में जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो चीजों को जानना है। भारत में खनिज की दृष्टि से भारत उतना संपन्न नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो खनिज दृष्टि से बहुत संपन्न है। उड़ीसा का इलाका है, कर्नाटक का इलाका है, हमारा झारखंड का इलाका है ना। तो उन सभी क्षेत्रों में कौन कौन से खनिजों की प्राप्ति हुई है, कौन कौन से खनिज के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। फिर है भारत में कृषि, है ना, अभी भी हमारी एक भारी जनसंख्या कृषि पर आधारित है। तो कृषि को उत्थान के लिए क्या क्या सरकार प्रयास कर रही है, साथ ही साथ
कृषि में कौन कौन से फसल जो है कौन कौन क्षेत्र में सबसे ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं ये जानना है। भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, है ना, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों को यहाँ पर समझना है कितने हैं और उनकी कौन कौन से राज्यों में लोकेशन है ये आपको जाननी है ना। इसके अलावा भूगोल के अंतर्गत भारत का भूआकृतिक विभाजन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर भारत में हमारा जो पर्वतमाला है, विशाल मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, इसके अलावा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। भारत का भूआकृतिक विभाजन के अंतर्गत ये जो टॉपिक है ये भारत का भूगोल का रीढ़ का हड्डी है ना, इसे आप लोग पढ़ लेंगे तो भारत को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो ये अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। भारत की जनसंख्या, है ना, भारत की जनसंख्या किस प्रकार से, कौन सा जनसंख्या विस्फोट का ईयर कहलाता है, जनसंख्या की स्थिति भारत में क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, सब जानना है। भारत में परिवहन सिस्टम, है ना, एक बड़ा समस्या माना जाता है। परिवहन से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की जो समस्या हमारे देश में अभी भी बहुत बड़ा है। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर हमारा जलमार्ग से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर हो, साथ ही साथ इन क्षेत्रों में जो भी सरकार कदम बढ़ा रही है उन सारी चीजों को आपको यहाँ पर समझना है। अब आते हैं प्यारे साथियों और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विश्व का भूगोल। तो भारत का भूगोल हम लोग देख लिए, अब विश्व का भूगोल की बात करते हैं। तो सौर मंडल, सोलर सिस्टम आपको जानना है। इसके अंतर्गत हम लोग सूर्य को भी जानेंगे और ग्रहों को भी जानेंगे। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर क्या होता है, क्या इसका महत्व है, सारी चीजों को समझना है। महादेश एवं महासागर, कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में यहाँ पर समझना है ना। प्रशांत महासागर, उसकी क्या, उसमें कौन कौन से गर्त है, कौन कौन से द्वीप हैं, ये सारी चीजों को जानना है। विश्व के प्रमुख नदियां एवं पर्वत, विश्व में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और विश्व में कौन कौन से पर्वत है, जैसे आप नाम सुने होंगे एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, जैसे कई पर्वत हैं, उनकी लंबाई, उनका सर्वोच्च ऊंची चोटी सब जानना है। वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, है ना, वायुमंडल जो है इसे भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियां, है ना, आए दिन आप देखते हैं ज्वालामुखी फटते रहता है, तो उन ज्वालामुखी कौन सा एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा डेड ज्वालामुखी है, अच्छे से हम लोगों को कवर करना है। आखिर कुछ विशेष क्षेत्रों में ही ज्वालामुखी क्यों फटते रहते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा, जैसे अग्नि वाले मेखला, रिंग ऑफ फायर आप नाम सुने होंगे। विश्व के प्रमुख देश एवं उसकी भौतिक एवं राजनीतिक विशेषताएं, यानी वहां की मुद्रा, वहां की करेंसी और वहां पर कुछ विशेष स्थितियां, जैसे कोई विशेष पर्वत है, मैदान है, उसे हम लोगों को जानना है। फिर विश्व में कृषि, है ना, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कृषि और अलग अलग उत्पादन के क्षेत्र हैं। आप जानते हैं कि गन्ना के उत्पादन में ब्राजील बहुत एक अग्रणी देश माना जाता है, कॉफी के मामले में ब्राजील एक बेहतर देश माना जाता है। उसी प्रकार से अभी आप देखते हैं गेहूं चावल में चाइना माना जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहां पर ज्यादा पूछता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं साथियों, और अगला जो है हमारा राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी आपको न सिर्फ रेलवे के लिए जानना है बल्कि एक देश का जागरूक नागरिक होने के नाते भी आपको जानना चाहिए। भारतीय संविधान एवं उसकी विशेषताएं, भारतीय संविधान जैसे आप पढ़ते हैं लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कठोर भी है, लचीला भी है, सारी चीजें इसमें जानना है। बहुत सारे देशों के संविधान से, बहुत सारे संविधान से हम लोग कुछ कुछ ले करके अपना संविधान बनाए, उसे समझना है। फिर है महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं अनुसूची एवं भाग, है ना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग, जो हमारे मूल संविधान में जो कितना था और वर्तमान में कितना हो गया। जैसे आप जानते हैं अनुच्छेद की संख्या 400 से अधिक हो चली है, अनुसूची जो है 12 है, भाग की संख्या 25 हो गई है। तो इस प्रकार से इनके अंदर क्या क्या वर्णन है ये जानना है। मूल अधिकार एक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, भाग 3 के अंतर्गत और 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। फिर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके मार्गदर्शन में हमारे राज्य सरकारें काम करती है, वो है नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को अच्छे से समझना है। मौलिक कर्तव्य, है ना, देश के नागरिक होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है ना, उन कर्तव्यों को समझना है। आगे पार्लियामेंट को समझना है, जो हम लोग चुन करके जो लोगों को भेजते हैं वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। तो संसद से संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती है, जो भी विधेयक से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, संसद का क्या काम है, संसद किससे मिलकर बनता है, सब जानना है।
राष्ट्रपति को जानना है, उपराष्ट्रपति को जानना है, प्रधानमंत्री को जानना है, प्रमुख आयोग को जानना है। आयोग में हम लोग 3 प्रकार से पढ़ेंगे, संवैधानिक आयोग, सांविधिक आयोग और कार्यकारी आयोग, एग्जीक्यूटिव कमीशन जिसको कहते हैं, जैसे नीति आयोग। ठीक है, तो प्रमुख आयोगों को, राज्य सरकार को जानना है और स्थानीय सरकार को जानना है ना। ये टॉपिक है जहां से महत्वपूर्ण रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका, और यहीं से पूछे जाते रहे हैं, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अंतिम, और अंतिम जो ये है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां से आपका 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा, है ना। 10 से 15 क्वेश्चन ये क्षेत्र से रहेगा, और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। यानी कि यदि बात किया जाए तो ये है आपका करंट अफेयर्स, है ना। तो करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा अपने स्तर से, और जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, आप जानते हैं, आपको भरोसा भी है, जेपीएससी में जो पढ़ाए थे एकदम वही पूछा गया था, रेलवे में भी जो पढ़ाएंगे एकदम वही पूछा जाएगा, ये गारंटेड होगा। जो भी टॉपिकें बताई गई है आप जुड़िए एक बार, फिर समझ में आएगा कि क्या। वैसे तो मैं डेमो क्लास दूंगा आपको, है ना, डेमो क्लास दूंगा, फिर आप समझ में आ जाएगा पढ़ाने का क्या अप्रोच है, किस प्रकार से पढ़ाएंगे, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है ये हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण होगा, करंट अफेयर बड़ी महत्वपूर्ण होगा, यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा में होंगे, है ना। तो ये था साथियों जनरल स्टडी जीके के अंतर्गत सिलेबस। कोई दिक्कत है तो पूछिए, फिर हम मिलेंगे डेमो क्लास के साथ। है ना, तो ये टॉपिकें हैं जिनको आपको कवर करनी है, जिनको आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है, और यही सारी चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में डेमो क्लास के साथ। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ लीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो भी दे सकते हैं। ऑल द बेस्ट साथियों, बाय बाय, टेक केयर।